हेलो स्टूडेंट्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन टूडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 12th के साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 आत्म एवं व्यक्तित्व के ऊपर है। और यह वीडियो एक स्पेशल वीडियो जो कि बूस्टर वीडियो मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं बूस्टर वीडियो देता हूं, ठीक है। सो अगर आप क्लास 12th के साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 हिंदी मीडियम के नोट्स को सर्च कर रहे हैं, या जो है आप बीएड कर रहे हैं और सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट्स मीन सी टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपी टैट के लिए या एमपी टैट, बिहार टैट या DSSS के लिए या SCSD BELED के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर में मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर जो है बहुत ही क्विक टाइम में प्रिपेयर कराने की कोशिश की है, एक क्विक रिवीजन दिया है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने डिटेल में चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया है, ओके, चैप्टर नंबर 2 को बेसिकली मैंने डिटेल में समझाया है। सो इस चैप्टर नंबर 2 साइकोलॉजी का जो आपका है हिंदी मीडियम का, बेसिकली आप उसको कंप्लीट देखें, एक एक वीडियो को देखें, बिकॉज वहां से आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उसके बाद इस बूस्टर वीडियो को देखें, ठीक है। तो चलते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यस, सो स्टूडेंट्स, आप लोग को इस स्लाइड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने यहाँ पर इमेजेस प्रोवाइड किए हैं, जैसा कि वेल नोन सब पर्सनालिटीज आपको यहाँ पर मिल रही है। मेरा आपसे कुछ सिंपल सा क्वेश्चन होगा और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे आपका कमेंट के माध्यम से मुझे आपका इसका आंसर चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत सिंपल है। जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आत्म एवं व्यक्तित्व, जो कि सेल्फ एंड पर्सनालिटी से हिंदी में हम इंग्लिश में कहते हैं, तो उसी चीज को लेकर के मैंने आप सबका एक बार पर्सनालिटी को किस तरह से आप इवेल्युएट करते हैं, किसी के व्यक्तित्व को किस तरह से समझते हैं, ठीक है, उस पे मेरा आप सबसे लेके क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने 4 पर्सनालिटी आपको दी है, जिसके अंदर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार और कंगना रनौत है, ठीक है। सो अभी रिसेंट में एक घटना घटी थी हमारे इंडिया के अंदर, जिसके अंदर एक और आपके बॉलीवुड एक्टर, ठीक, जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत है, उनको मुंबई के अंदर उनका मर्डर किया गया था। और उस पे इन लोगों का कोई व्यू पॉइंट किस तरह से रहा, ये लोग किस तरह से बिहेव किए या जो है नहीं किए, आपको बताना है और उसके बेसिस पे आपको पर्सनालिटी जज करना है। जैसे कि अक्षय कुमार को देखा गया है अक्सर, ये जितने भी नेशंस को लेकर, चाहे आर्मी की बात हो या कोई एक इनिशिएटिव नेशंस में चल रहा हो, जैसे मोदी जी का इंटरव्यू लेना हो, या है यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्वच्छता सम्मेलन चल रहा हो, तो ऐसी जगह ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर केस में इन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं बोला। तो आप सबका बस एक मैं व्यू पॉइंट देखना चाह रहा हूं, क्या आप व्यक्तित्व को, क्या आप पर्सनालिटी को सिर्फ और सिर्फ जो है कपड़ों से आंकते हैं कि बंदा कपड़ा कैसे पहना है उसके बेसिस पे, या दिखता कैसे है उसके बेसिस पे, या उसके ओवरऑल ब्रेन, ओवरऑल माइंड के ऊपर आप जाते हैं, किस तरह से आप देखते हैं, ये इसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है, राइट। सो ये आपके लिए एक टास्क था, ठीक है। और ये जो मैंने न्यूज़ बताई है सुशांत सिंह राजपूत की, तो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा डिबेटेड न्यूज़ रही, इसकी वजह से मैं इस पर आप लोगों से क्वेश्चन मैंने किया, ठीक है। और हाँ, आप सबसे एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि आपके निगाह में, आपके जानकारी में, आप कौन से पर्सनालिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड का होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं। अब वो क्यों पसंद करते हैं, प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। तो चलते हैं, अभी हम आगे समय को खराब नहीं करते हुए हम आगे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सो चैप्टर में पढ़ना है आत्म व्यक्तित्व, जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने बूस्टर वीडियो को 3 पार्ट्स में कवर किया है, ठीक है। तो ये पार्ट ए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसका रीज़न ये है कि कंप्लीट जो बूस्टर वीडियो है अगर मैं बनाता तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती, और इसकी वजह से मैंने जो है उसको 3 पार्ट्स में रखा है। चैप्टर नंबर 1 को मैंने एक ही पार्ट में कवर किया है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं, यहाँ पर कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आत्मा एवं व्यक्तित्व का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके आधार पर हम अपने अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। हम अपनी आत्मा या व्यक्तित्व का जो तात्पर्य है ना, उसका उन विशिष्ट तरीकों से करते हैं जिसके आधार पर हम अपने अस्तित्व को, हम कौन है, क्यों है और क्या करते हैं, उन सभी को हम परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व के बेसिस पे। तो हम समझ लेते हैं आत्मा
क्या होती है बेसिकली। फिर यहाँ पर आपको देखो मिल रहा है, परीक्षणों के आधार पर हमें पता चलता है या पता लगता है कि विभिन्न प्रकार के लोग अपने बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। यही विचार उसके आत्म का प्रतिनिधित्व करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो निश्चित रूप से हमें आफ्टर ऑब्जर्वेशन, आफ्टर स्टडी, हमें परीक्षण कर करके ये पता लगा है, हमें इन द सेंस, मैं साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमें परीक्षण करके ये पता लगा है कि अलग अलग प्रकार के लोग जो है, विभिन्न प्रकार के लोग अपने बारे में अलग अलग विचार रखते हैं, और वो जो विचार रखते हैं ना, वही उनके आत्म का प्रतिनिधित्व करता है, वही उसको बताता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप भी अपने बारे में कुछ विचार रखते होंगे, अपने बारे में कैसा विचार रखते हैं हमें उसके बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपको मिलता है जो कि व्यक्तित्व को समझाता है। कैसे? कह रहा, हम जानते हैं कि किसी स्थिति विशेष में हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता है। ठीक है ना, कोई एक व्यक्ति है, वो आप हो सकते हैं, किसी एक स्थिति में या अलग अलग स्थिति में किस प्रकार से आप व्यवहार करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा होता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का व्यवहार सामान्यतया सभी स्थितियों में काफी मिलता जुलता होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति आप हो सकते हैं, स्वयं आप, अलग अलग स्थिति में, मतलब आपको अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग सिचुएशंस दी जाती है, ABC, इन सिचुएशंस में आप अलग अलग बिहेव करते हैं। मतलब एक बार आपको पूजा स्थल पे भेज दिया जाता है, दूसरी बार आपको बेसिकली भेज दिया जाता है स्कूल में, तीसरी बार आपको भेज दिया जाता है ऑडिटोरियम में जहां आपको स्पीच देना है। ठीक है, तो इस तरह से, और चौथी बार आपको मूवीज देखनी चाहिए, एक स्थिति और रख देते हैं, आपको मूवी देखने के लिए भेज जाता है अपने फ्रेंडों के साथ में। ठीक है, तो इन स्थितियों में आपका जो व्यवहार होगा निश्चित रूप से अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बात होगी उसमें काफी मेल जोल होगा, मतलब उसमें काफी चीजें मिलती होगी, और वो जो चीज मिल रही होती है, जो चीज बनी रहती है, जो स्टेबल रह जाती है, जो स्थिर रह जाती है, उसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं स्टूडेंट्स। उसी क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। इसको हम डिटेल में एलोबरेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं आगे, समझते हैं। सबसे पहले अपनी हेडिंग अपने को मिलती है आत्म का संप्रत्यय। ठीक है स्टूडेंट्स, आत्म का संप्रत्यय। और एक संप्रत्यय वर्ड, सबसे पहले इसका मीनिंग भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो संप्रत्यय का मतलब क्या होता है? संप्रत्यय का मतलब होता है दृढ़ विश्वास। ठीक है, या आपकी स्वीकृति। तो स्वयं की स्वीकृति, मतलब आत्म का संप्रत्यय मतलब स्वयं की स्वीकृति। तो स्वयं की स्वीकृति हम किस तरह से कर सकते हैं? दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरह कौन सा है? पहला तरह है व्यक्तिगत अनन्यता, मतलब पर्सनल आइडेंटिटी। एक तो हम खुद होते हैं स्वयं को लेके, खुद एक अलोन, आइसोलेटेड। ठीक है, एक तो व्यक्तिगत हो गया, एक पर्सनल लाइफ से कहते हैं ना कि व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल है। अच्छा, नेक्स्ट आपका सेकंड है सामाजिक अनन्यता, दैट्स मीन सोशल आइडेंटिटी। तो आपकी पहचान बेसिकली दो तरह से हो गई। कैसे? आइडेंटिटी का मतलब क्या? पहचान। तो एक जो व्यक्तिगत आइडेंटिटी है वो कैसी है? आपकी पर्सनल है, जो आप तक सीमित है। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि आपको तीखा पसंद है या मीठा पसंद है, ठीक है, या आपको अकेलापन पसंद है, या जो है लोगों के बीच में हंसना मजाक करना पसंद है, या आपको मूवीज देखना पसंद है, या आपको स्टडी करना पसंद है ना, आपको खेलना पसंद है, कि आपको मेडिटेशन करना पसंद है। ये सब चीजें क्या है पता है? ये सब चीजें हैं व्यक्तिगत, जो आप तक ही रहती हैं। ठीक है, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपको मीठा पसंद है तो आपको पसंद है ना, इससे इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको पसंद तो आप खाइए, बिकॉज ये आपके व्यक्तिगत लेवल पे है। सामाजिक क्या होता है? सामाजिक वो होता है जो रिलेट करता है, बाकी लोगों से भी प्रभावित होता है। और जब सामाजिक की बात करते हैं तो सामाजिक का मतलब ये नहीं कि बाहर का समाज आपका परिवार भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता नहीं, इनफैक्ट परिवार भी होता है, मतलब आपके सिबलिंग, आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स। ठीक है, आपकी अगर शादीशुदा जिंदगी होगी तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, वो सब क्या है? एक समाज है। आपके बच्चे, वो सब क्या है? समाज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आत्म का संप्रत्यय बेसिकली दो हिस्से में बटा। एक है व्यक्तिगत अनन्यता, जिसे हम पर्सनल आइडेंटिटी कहते हैं, मतलब हमारी एक खुद की पहचान। जैसे एक मेरी खुद की पहचान है ना, एक मैं खुद स्वयं से बातें करता हूं, वो मेरी खुद की बात है। और जो मैं सामाजिक रूप से जिस तरह से बिहेव करता हूं वो बाहर की बात है, मतलब समाज से वो जुड़ी हुई। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम आपसे करना चाहेंगे। कह रहे हैं कि बाल्यावस्था से आपने इस बारे में सुना होगा या अपने बारे में सोचा होगा कि आप कौन हैं और आप किस प्रकार दूसरों से भिन्न हैं। पर्याप्त मात्रा में विचार किया होगा। क्या आपने विचार किया स्टूडेंट्स? बताइए, आप लोग को बताना है मुझे। और अगर आपने विचार किया तो ये देखो कुछ प्रश्न आपके लिए हैं, आत्म की समझ, इनको आप फिल कीजिएगा, अपने कॉपी में फिल करने की कोशिश कीजिएगा। समय नहीं लिखना तभी चलेगा, लेकिन इसको फिल करना कि कृपया मैं डैश हूं अपने अधोलिखित वाक्यों को पूरा करें। आप जो भी हैं, और उसके बाद नीचे जो लिखे वाक्य हैं इसमें कुछ और आप जोड़ सकते हैं, मैं करके, आगे डैश करके, हूं करके, जितना देर तक आप लिख सकते हैं उतना लिखें, मतलब जितने लाइन आप लिख सकते हैं उतना लिखें। ऐसे मैं डैश आप अपने नाम के साथ शुरुआत कर सकते हैं, या आपको आपकी पसंद नापसंद जो भी आप लिखना चाहें उसको लिखें, और उसको लिखने के बाद थोड़ा उस पर फोकस करें कि आपने क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो आपको निश्चित रूप से अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। ठीक, ओके। सो हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिलता है आत्मगत रूप से आत्म और वस्तुगत रूप से आत्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार ये पॉइंट है स्टूडेंट, साइकोलॉजी, जो कि हम सेकंड चैप्टर में देख रहे हैं यहाँ पर। तो आत्मगत जो बेसिकली हमारा आत्म होता है, ये दो प्रकार से काम कर रहा है यहाँ पर, है ना। कैसे कैसे? एक तो हमारा जो आत्म है वो आत्मगत होता है, और दूसरा कैसा है? वो वस्तुगत होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वस्तुगत आत्मगत क्या होता है, तो मैं देखो यहाँ पर कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आत्मगत का मतलब होता है जो कुछ करता है, मतलब सब्जेक्ट, है ना, करता, कहते नहीं, करता। तो जो सब्जेक्ट जो कुछ करता है वही होता है आत्मगत। और वस्तुगत कौन? जो किसी चीज से प्रभावित हो जाता है। तो आपका आत्म कैसा है? आपका आत्म दो प्रकार से होता है। हम सबका आत्मस्मरण दो प्रकार से होता है। कई बार हम लोग अपने आप को स्टेबल बनाते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं, अन्यथा हमारे जो आत्म होते हैं वो दो प्रकार से काम कर रहे होते हैं। एक तो कैसे? जो हम कुछ करते हैं, राइट। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं टीचर हूं, तो मैं टीचर हूं नहीं, मैं टीचर का पेशा मेरे अंदर है, मेरे अंदर उसकी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसके बेसिस में मैं काम करता हूं। वस्तुगत रूप से कैसे? आप सोचिए कि हम लोग एक आत्म वस्तुगत रूप से कैसे काम कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन किया, आंसर दिया जाए, मैं एक शिक्षक हूं, ठीक, किस में आएगा? आत्मगत में आएगा कि वस्तुगत में आएगा? ऑफ कोर्स ये आपका आएगा आत्मगत में आएगा, बिकॉज शिक्षक कुछ करता है। मैं भावुक हूं, मैं भावुक हूं, अब ये बताओ किस में आएगा? आत्मगत आएगा कि वस्तुगत आएगा? और यहां भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में, कुछ काम मैं आपको सौंपूं तो उसे किया करो ईमानदारी से। मैं भावुक हूं, मैं इमोशनफुल हूं, तो ये किस में आएगा? आत्मगत में आएगा या वस्तुगत में आएगा? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, ठीक है, ठीक, आपको इसके बारे में सोचना है। मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बाहर की चीजों से मैं अफेक्ट हो जा रहा हूं, बाहर की चीजों से मैं प्रभावित हो जाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक आत्म, कोई एक व्यक्ति है, वो दो तरह से काम कर रहा होता है। एक तो आत्मगत रूप से और दूसरा वस्तुगत रूप से। और यही रीजन है हम लोग दूसरों की बातों से कई बार नाराज हो जाते हैं, है ना, या दूसरों की बातें हमें कई बार तकलीफ दे जाती है, या कई बार प्रसन्नता भी दे जाती है। जैसे मान लेते हैं आपके फ्रेंड ने आपकी प्रशंसा बहुत कर दी और आप उससे पूरी तरह से एकदम खुश हो गए और अलग तरह से बिहेव अपना करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप जो है एक वस्तुगत रूप से काम कर रहे हैं, मतलब आप बेसिकली आपके अंदर बदलाव आ जा रहा है बाहर की वजह से। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? ये थोड़ी अंदर की बात है, आपको उसको समझने पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होगी। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। फिर यहां पर आपका नेक्स्ट आता है आत्म के प्रकार। फिर यहां पर आपको मिलता है आत्म के विभिन्न प्रकार या रूप होते हैं, जिसको हम देखेंगे। आत्म इन विभिन्न रूपों का निर्माण भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से होने वाली हमारी अंतः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। कैसे? उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उससे भौतिक भी है, सामाजिक भी है, और हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें हैं। उनके अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप हमारा आत्म निकल के आता है। आत्म के मूलत्व पर उस समय ध्यान आकृष्ट होता है, कह रहा आत्म का जो मूल होता है उस पर उस समय ध्यान आकृष्ट होता है जब एक नवजात शिशु भूखा होने पर दूध के लिए चीखता चिल्लाता है। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा जो न बोलता हो
है ना। और अगर आप उस बच्चे के करीब रह रहे हो और उसके अंदर धीरे 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 ग्रोथ रेट जब चल रहा हो, उसका धीरे धीरे मतलब एक ग्रोथ हो रहा हो उसका, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, तो आप देखोगे कि वो पहले दूध के लिए जब उसको भूख लगती है तो उसका आत्म किस तरह से उसको मतलब कुरेदता है अंदर, वो चिल्लाता है, रोता है भूख की वजह से। लेकिन बिकॉज वो एक सर्टन सराउंडिंग में, ये जो बच्चा है एक सर्टन सराउंडिंग में, एक ऐसे परिवेश में, एक माहौल में, एक पर्यावरण में इस तरह से रह रहा है कि उनसे अंतः क्रिया उसकी चल रही है, और उसके लगातार अंतः क्रिया की वजह से एक समय ऐसा आता है जब उसका आत्म बोल पड़ता है और वो कहता है कि मैं भूखा हूं, राइट। उसकी जो चीखने चिल्लाने की पुकार है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कह देता है, शब्द का उच्चारण करता है, कहता है मैं भूखा हूं, और इस प्रकार वो जो है अपने अंदर के भाव को बताता है। तो यही कौन है, यही आत्म है स्टूडेंट्स। आई होप मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर हम और देखते हैं जिस चीज को मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही बताया, आत्मा के प्रकार, या इस प्रकार आत्मा के दो प्रकार निकल के आए, एक आपका व्यक्तिगत, दूसरा आपका सामाजिक, है ना, जिसको मैंने आपको बताया था प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड के अंदर। एक आपकी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, दूसरी आपकी सोशल आइडेंटिटी। जो पर्सनल आइडेंटिटी दैट्स मीन जो आपका पर्सनल सेल्फ है, एक आपका व्यक्तिगत आत्मा है, एक आपका सामाजिक आत्मा है। आपका भी ऐसे होगा, मेरा भी ऑफकोर्स ऐसे ही है, ठीक है। जो व्यक्तिगत आत्मा होता है वो आप तक ही सीमित रहता है। व्यक्तिगत आत्मा का मतलब ये नहीं कि हम अपने फैमिली मेंबर से बता दें वो बात, या उससे उनका भी तालमेल है। कुछ हमारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे तक ही रहती हैं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, वही आपकी क्या होती हैं, व्यक्तिगत, है ना। जैसे कि यहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, है ना। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उपलब्धि, व्यक्तिगत सुख सुविधाएं इत्यादि इत्यादि, बहुत सारी चीज इसके अंदर आएगी, ठीक है। ये आपकी हो गई व्यक्तिगत आत्मा। और अगर हम सामाजिक के बारे में बात करें, जिससे सहयोग, एकता, संबंध, त्याग, ये जो तमाम भावनाएं होती है, इससे मैं अभी जो काम कर रहा हूं ये मेरा क्या है, इसके अंदर मेरा सामाजिक भी है और थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत भी है। बेसिकली सामाजिक इसके अंदर ज्यादा है। समर्थन, भागीदारी जैसे जीवन के पक्षों पे जब बल दिया जाता है तो वही क्या आपका होता है, वो आपका सामाजिक आत्मा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और सामाजिक आत्म को थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ के समझते हैं। इस प्रकार का आत्म परिवार और सामाजिक संबंधों को महत्व देता है, और जब ऐसा आत्म जो होता है, यही आपका आत्म जो होता है जो परिवार को इंपॉर्टेंस देता है और सामाजिक संबंधों को बना के रखने के लिए यही आत्म हमें जो है आगे ले जाता है। इसलिए इस आत्म को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि आपका होता है पारिवारिक, दैट मीन फैमिलियल सेल्फ कह सकते हैं, और या अथवा संबंधात्मक आत्म, रिलेशनल सेल्फ के रूप में भी जिसको हम जान सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा आप लोग को। ओके, नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट, आत्म के संज्ञात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष, ठीक है। तो इसका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको मैं इंग्लिश के एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे जानना। संज्ञानात्मक की अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक का मतलब सीधा होता है ज्ञान संबंधी, ऐसी सारी वो चीजें जहां से जो ज्ञान से संबंधित हो वो संज्ञानात्मक होती हैं, जैसे हम जो है कॉग्निटिव बेसिकली कहते हैं, राइट, कॉग्निटिव, ओके, कॉग्निटिव सेल्फ, अच्छा इंग्लिश में। और व्यवहारात्मक जो होता है वो आपका बिहेवियरल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो संज्ञानात्मक क्या होता है, इसका एग्जांपल मैंने यहां आप सबके लिए लिखा है, द वे आवर ब्रेन मेक्स कनेक्शंस एज वी लर्न। हमारा जो दिमाग होता है ना बहुत ही कमाल का होता है स्टूडेंट्स। कह रहा है द वे आवर ब्रेन मेक्स कनेक्शन, हमारा जो ब्रेन है जिस तरह से कनेक्शन बनाता है, एज वी लर्न, जैसे से हम पढ़ते हैं सीखते हैं, राइट, नॉट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं है, सीखते हैं, जैसे हम सीखते हैं कंसेप्ट्स, धारणाओं को, अलग अलग चीजों को, इन डिफरेंट वेज टू रिमेंबर व्हाट वी हैव लर्न, ठीक है। समझिए, कह रहा है जो हमारा ब्रेन है एक कनेक्शन बनाता है, जो चीजें हम सीखते हैं अलग अलग तरीके से उनको याद रखता है और उसके बीच उसके साथ एक कनेक्शन बनाता है, उसी को हम कहते हैं ज्ञान संबंधी या संज्ञानात्मक आत्म कह सकते हैं, कॉग्निटिव सेल्फ कहते हैं। कॉग्निटिव सेल्फ, अब देखो मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इससे कंप्यूटर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन डाली जाएगी तो वो डालने के बाद क्या करेगा, कुछ
उससे कुछ नया नहीं करेगा, जितना डाल दिया उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। लेकिन हमारे अंदर अगर इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी तो हम, बिकॉज हम क्रिएटिव हैं, हमारे अंदर संज्ञान आएगा, हमारे अंदर विजडम आएगी, बुद्धिमत्ता आएगी, और उस ज्ञान के बल पे हम जो है कुछ क्रिएटिविटी ला सकते हैं। उसी को हम कहते हैं कैसा, संज्ञानात्मक आत्म कहते हैं स्टूडेंट्स। आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। किसी को डाउट हो तो एक बार क्लैरिफिकेशन में और देता हूं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में डाली जाती है, जो भी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको कंसेप्चुलाइज करता है, ठीक है ना, और उसको कंसेप्चुलाइज करके उससे कुछ अलग अलग तरह से वो काम लेता है। लेकिन ब्रेन के साथ अगर मैं यहां पर कंप्यूटर रख दूं तो कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन डाली जाती है, जो इनपुट दिया वही आउटपुट निकलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लेकिन ब्रेन ऐसा नहीं है, ब्रेन जो इनपुट दिया उससे कुछ ज्यादा एडवांस निकाल के भी दे सकता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी ला सकता है, तो इसे आप कह सकते हैं संज्ञानात्मक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है पीपल डू हैव डिफरेंट वेज ऑफ रीजनिंग। लोगों का रीजनिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, समझते हैं, लोगों का रीजनिंग जो तर्क करने का तरीका होता है अलग अलग होता है, राइट। इफ वी थिंक, अगर हम सोचे अबाउट व्हाई पीपल बाय सर्टेन थिंग्स व्हेन दे शॉप, अगर हम ये चीज को अगर और अच्छे समझना चाहे तो हम इस चीज को ऑब्जर्व करें, मतलब परीक्षण करें और देखें कि कोई व्यक्ति जब कोई चीज खरीदता है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, और हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरह से रीजन हो सकता है, राइट। जैसे मान लेते हैं, जस्ट फॉर एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप पेंसिल खरीदने गए है ना शॉप पे, और आपका भाई भी गया या आपका पड़ोस का कोई लड़का गया, ठीक है, या कोई लड़की गई, ठीक है, तो अब दोनों का पर्पस अलग अलग है, दोनों का उसको खरीदने का पर्पस, उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। उसी तरह से हम लोग जब कोई भी चीज, यहां पर मैं जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, कोई भी चीज हम लोग परचेज करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, रीजनिंग होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से आप इसको संज्ञानात्मक समझ सकते हैं। और व्यवहारात्मक बेसिकली जो व्यवहार से, जो हमारे व्यवहार से चीजें जुड़ी होती हैं वो आपका व्यवहारात्मक पक्ष होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका यहां पर एक आपको पॉइंट मिलता है आत्म संप्रत्यय या आत्मधारणा। सेल्फ कंसेप्ट बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, हम खुद के बारे में अपनी धारणा कैसी बना के रखे हैं, मतलब हमारी खुद को लेकर के कैसी धारणा है, उसे हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। जिस प्रकार हम अपने आप का प्रत्यक्षण करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, जिस प्रकार हम अपने आप का प्रत्यक्षण करते हैं और अपनी क्षमताओं गुणों के बारे में जो विचार रखते हैं, मतलब हम जिस प्रकार अपने आप के बारे में धारणा रखते हैं और अपने गुणों के बारे में जिस प्रकार से हम विचार करते हैं, उसी को हम कहते हैं आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है, ऑफ कोर्स, वो चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। जैसे कि एक व्यक्ति अपनी शैक्षिक प्रतिभा की अपेक्षा अपने खेलकूद की बहादुरी के प्रति सकारात्मक धारणा रख सकता है। ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति जो कि अपनी शैक्षिक जो प्रतिभा है, जो उसकी एजुकेशनल जो उसके अंदर क्वालिटी है, उसको वो थोड़ा सा पीछे रख करके उसका ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ जाता है, खेलकूद की तरफ, स्पोर्ट्स में उसका ज्यादा रुझान होता है। तो ऐसे लोग का जो सेल्फ कंसेप्ट है वो कुछ इस प्रकार का है, मतलब खेलकूद के प्रति इनकी धारणा ज्यादा पॉजिटिव है। तो निश्चित रूप से ये लोग आने वाले टाइम में मतलब कुछ ऐसा कुछ करते हैं जो इससे चीजें जुड़ी होती हैं। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक वैल्यू पॉइंट देना चाहूंगा कि आप सब अपने बारे में निश्चित रूप से एक सही धारणा बना के रखें। अपना सेल्फ कंसेप्ट जो है, आत्म जो संप्रत्यय है ना, उसको आप लोग मजबूत और बुलंद बना के रखें, उसको पॉजिटिव बना के रखें, और वो चाहे जिस भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो आपकी अपनी फ्री चॉइस है, फ्री विल है। ओके, इसके बाद हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ समझेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्म संप्रत्यय को जानने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधि, और इसको जानने के लिए हम अपने संप्रत्यय को कैसे जाने, कुछ विधि यहाँ पर बताई गई है जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो विधि कौन सी है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। यस, सो सबसे पहली विधि आती है आत्मसम्मान, ठीक है, जो कि सेल्फ स्टीम कही जाती है इंग्लिश में। सेकेंड विधि आपकी आती है आत्म सक्षमता, सेल्फ एफिकेसी। तीसरी विधि आपकी आती है आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, जो कि सेल्फ कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम विधि को समझने।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप आपको लग सकता है और डेफिनेटली आपको ये गाइड करेगा अगर आप इसको समझते हैं तो। साइकोलॉजी क्लास 12 की बहुत ही कमाल की स्टूडेंट्स, तो अगर आप साइकोलॉजी के स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, दैट्स मीन साइकोलॉजी के ही स्टूडेंट्स हैं, तो साइकोलॉजी को बहुत मन से पढ़िए आप। मनोविज्ञान बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, तो आप मन से पढ़िए, ठीक है। और अगर आप गलती से आप बीएड या जो है किसी एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका साइकोलॉजी गलती से आपको आ गया है या आपने कभी नहीं पढ़ा है, तब मैं आपको कहूँगा कि साइकोलॉजी आपके लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है, उतने ही जरूरी है जितना एक ऑलरेडी जिसका मेन सब्जेक्ट है उसके लिए। तो आप साइकोलॉजी जो है फोकस करके अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट डेवलप होगा और बहुत ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपको बूस्ट करेगी, आपको बूस्टअप करेगी, ठीक है। और इसी वजह से मैं बूस्टर वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आत्मसम्मान, जिसे हम सेल्फ स्टीम कहते हैं स्टूडेंट, हम सबका जो आत्मसम्मान, हम लोग अपना खुद का भी सम्मान करते हैं, पता है आपको? नहीं, इस चीज़ को नहीं पता हो तो आप इस चीज़ को महसूस करना, देखना। जैसे मान लेते हैं आप कहीं गए हैं और कहीं जाने के बाद आपको एक चेयर मिल जाती है खाली, ठीक है। तो जैसे वो चेयर मिलेगी तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ पर बैठने का प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे? आपका मन करेगा कि नहीं? अगर आप खड़े हैं तो निश्चित रूप से अगर आपको दूर जाना है, ठीक है, या मतलब किसी व्हीकल में है, किसी बस में है या किसी ऐसी जगह पर है, तो आपको अपना खुद का सम्मान का ध्यान रखते हुए आपको अपने बॉडी का, अपने माइंड का, अपने खुद का केयर करके यहाँ बैठना जरूरी है, ठीक है। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो दिखाना पड़ेगा ना, सेल्फ स्टीम जिसे कहते हैं। मैं अभी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो सेल्फ जो आपका रिस्पेक्ट है तो निश्चित रूप से आपको अपना दिखाना चाहिए। अगर यहाँ पर आप मतलब नहीं दिखाते, खड़े रहते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको एटलीस्ट, अब इसका कहने का मतलब गलत आप मत लेके जाना कि नहीं, आपने अगर बगल में खड़ी एक बुजुर्ग महिला को देखा या दादाजी को आपने देखा तो आपने उनको देखकर भी आप खड़े रहे, तो ये भी जो है अच्छा नहीं है। अगर उनको देख के आप जब खड़े हो जाते हैं, जब सीट को छोड़ते हैं, उस टाइम भी आप अपना सम्मान कर रहे होते हैं, पता है आपको? यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप देखो दोनों ही दशाओं में, जब आप जगह खाली देखे और बैठ गए, उस दशा में भी आप अपने आप का सम्मान कर रहे थे, और जब आपने दादाजी को देखा और जब आप खड़े हो गए, है ना, या जो है बुजुर्ग किसी आंटी को देखा आप जब खड़े हो गए, उन दोनों ही केसेस में आप अपने आप को वैल्यूज दे रहे हो। सेल्फ स्टीम आपका दोनों ही जगह पर हाई है, ठीक है। आप इसको समझिए, आप इसको ऑब्जर्व करना तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं आत्मसम्मान का बेसिक मतलब क्या है। आत्मसम्मान हमारे आत्म का महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते रहते हैं। मतलब हम लोग अपने निर्णय, जैसे मान लेते, मैंने आपको बताया चेयर खाली आपने देखा, तुरंत बैठ गए, तो अगर भाई चेयर खाली आपके बगल में, आप बैठ गए, तो कोई गुनाह तो नहीं कर दिए ना, बराबर? कोई गुनाह आपने थोड़ी किया, क्योंकि आपको इतनी तो रिस्पेक्ट अपनी करनी चाहिए, इतना सेल्फ स्टीम आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके बगल में चेयर खाली तो बैठो, लेकिन उसी का अपोजिट केस भी मैं आपको दिया अभी, ठीक है। तो उस केस में भी आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक अच्छी भावना रख के ही अपना सम्मान उस टाइम भी कर रहे होते हैं। कह रहा है व्यक्ति को अपने बारे में यह मूल्य निर्णय ही आत्मसम्मान, जो आप अपना मूल्य जो निर्णय करते हो, ठीक है, जो अपना मूल्य आप निर्णय करते हो, वही आपका आत्मसम्मान या सेल्फ स्टीम कहा जाता है। और आपका जितना ज्यादा मतलब आपका सेल्फ स्टीम होगा, उतने ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। तो इसको नेगेटिव वे में मत लेके जाना स्टूडेंट्स। कई बार आप लोग बातों को समझ नहीं पाते हो, उसको नेगेटिव वे में लेके जाते हो, तो नेगेटिव वे में लेके नहीं जाना है। मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है चेयर पे बैठने का, तो ऐसा नहीं कि आप मतलब जो है एटीट्यूड में बैठो, एटीट्यूड दिखाओ, मतलब ईगो दिखाओ, ऐसा नहीं, ठीक है। एटीट्यूड अगर दिखाओ तो सही पॉजिटिव सेंस में दिखाओ, तो एटीट्यूड होना भी चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए। उसी एटीट्यूड जो होता है ना, अक्सर लोग एटीट्यूड शब्द को नेगेटिव सेंस में लेते हैं, उनका मतलब होता है एटीट्यूड का मतलब नेगेटिविटी। एटीट्यूड का मतलब होता है स्टूडेंट एक्चुअली द वे यू थिंक, जिस तरह से आप सोचते हैं वो आपका एटीट्यूड होता है। तो एटीट्यूड अगर पॉजिटिव रहेगा सो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी चीज होती है। तो हमें हमारे अंदर थोड़ा एटीट्यूड होना भी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव सेंस से, ठीक है। तो इसका सेल्फ स्टीम जितना ज्यादा होगा, उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट आपका कौन सा पॉइंट है? नेक्स्ट आपका है आत्म सक्षमता, सेल्फ एफिकेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? यू बिलीव इन योर एबिलिटी, ठीक है। आपका जो विश्वास है ना अपनी योग्यता में, वो सेल्फ एफिकेसी। जैसे मान लेते हैं कि अगर इस गर्ल ने अपनी सेल्फ एफिकेसी को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा है कि मुझे इस बार
compete करना है, इस बार मुझे मेडल तो ले आना है। तो इसे एक बिलीफ सिस्टम जो डेवलप हुआ, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, वही आपका सेल्फ एफिकेसी कहलाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, आत्म सक्षमता। और ऐसा नहीं कि आत्म सक्षमता किसी की बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कम है। जिसकी कम है वो डेवलप नहीं कर सकता, उसको डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। कम ज्यादा तो ऑफ कोर्स होती है, लेकिन जिसकी कम है उसका मतलब ये नहीं कि उसको डेवलप नहीं कर सकता, उसको कर सकता है अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करके। और बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना स्ट्रांग करना है, कितना बिलीफ बनाना है, ठीक है। तो यहां पर आत्म सक्षमता, सेल्फ एफिकेसी हमारे आत्म का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। लोग एक दूसरे से इस बात में भी विभिन्न होते हैं या भिन्न होते हैं कि उनका विश्वास इसमें है या वो अपने जीवन के परिणामों को स्वयं नियंत्रित करते हैं, अथवा इसमें है कि अपने जीवन के परिणाम, भाग्य, नियति, इसे हम एक भाग का और जो सिनोनिम से उसी का है, शब्द मतलब एक मीनिंग उसी का है, पर्यायवाची मतलब कह सकते हैं, अथवा अन्य स्थिर परक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो समझिए, अगर आपका सेल्फ बिलीफ है ना, सेल्फ एफिकेसी स्ट्रांग है स्टूडेंट्स, तो आप अपना भाग्य खुद बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग उसको लेके जाएंगे। अगर आपका सेल्फ एफिकेसी ऐसा है, विश्वास आपका ऐसा है कि जो नियति में है, जो परिणाम होगा, होना होगा, वो होगा, ठीक है, तो फिर जो है वो आपका सेल्फ स्टीम लो बताता है। सेल्फ स्टीम हाई का मतलब ये है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, ठीक है। और सेल्फ स्टीम को अगर न्यूट्रल छोड़ देना, मतलब आपको भाग्य में पूरी तरह से विश्वास है, और उसको नेगेटिव ले जाना, तो नेगेटिव अगर ले जाओगे तो वहां सेल्फ स्टीम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, वहां सेल्फ स्टीम बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। उदाहरण, आज परीक्षा में उत्तीर्ण होना, ठीक है। अब परीक्षा में दो तरह से उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। एक तो आपने छोड़ दिया पेपर देके, चलो हो जाएगा जैसा भी होना है। एक आपने पहले से डिटर्मिनेशन बना रखा था, विश्वास कर रखा था, और आपने उसी हिसाब से मेहनत की। अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको एक अच्छा परिणाम मिलता है। एक व्यक्ति यदि ऐसा विश्वास रखता है किसी स्थिति विशेष की मांग के अनुसार उसकी योग्यता है या व्यवहार करने की क्षमता है, तो उसमें उच्च आत्म सक्षमता या जो है सेल्फ एफिकेसी उसके अंदर हाई है, ठीक है। आत्म सक्षमता की अवधारणा बेसिकली बेंडूरा ने दिया था, ठीक है, जो कि एक महान साइकोलॉजिस्ट के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। बेंडूरा के आरंभिक अध्ययन इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे और वयस्क दूसरों का परीक्षण और एवं अनुकरण कर व्यवहारों को सीखते हैं, ठीक है। चाहे बच्चे हों या वयस्क हों, हम आज इस समय भी, इस एज में भी, आप और मैं, हम सब किसी न किसी दूसरे का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, उसको फॉलो ऑन करते हैं और उससे सीखते हैं। लोगों की अपनी प्रवीणता और उपलब्धि की प्रत्याशा एवं स्वयं अपनी प्रतिभा के प्रति दृढ़ विश्वास से भी यह निर्धारित होता है। मतलब लोग जो अपने अंदर विश्वास रखेंगे, अपनी प्रतिभा, उससे भी यह निर्धारित होता है कि वो किस प्रकार के व्यवहारों में प्रवृत्त होंगे और व्यवहार विशेष को संपादित करने में कितना जोखिम उठाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आत्म सक्षमता की प्रबल भावना लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को चयन करने, ठीक है, जब आपके अंदर आत्म सक्षमता, सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होती है, तो आप अपने जीवन की परिस्थितियों को चयनित करने में, उसको हैंडल करने में पूरी तरह से डटे रहते हैं और उनको प्रभावित करते हैं, उनको बदलते हैं, उनको बदलने का प्रयास करते हैं। ये एवं यहाँ तक कि उनका निर्माण करने की को भी प्रेरित करती है, ठीक है। मतलब अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी, आत्म सक्षमता अगर आपकी ज्यादा होगी, तो वो जो आपके जीवन की परिस्थितियां हैं, चाहे जैसी भी हो, लेकिन आप जो है अपने अकॉर्डिंग अपने जीवन को बनाने का प्रयास करोगे। आत्म सक्षमता की प्रबलता या प्रबल भावना रखने वाले लोगों में भय का अभाव की कमी होती है, या उनके अंदर भय का अभाव होते ही नहीं है। यहाँ पर बेंडूराज मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को मैंने यहाँ पर देखो दिया है। पर्सनल डिटर्मिनेशन ज्यादा होते हैं, उन लोग का पर्सनल डिटर्मिनेंट्स होता है वो ज्यादा होता है, बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एनवायरमेंट डिटर्मिनेंट्स ऐसे लोग होते हैं। ऐसा कि आप यहाँ पर एक पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये चींटी जो है इतने बड़े एप्पल कैसे उठा सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली ये सेल्फ एफिकेसी को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, लास्ट आपका आता है आत्म नियमन, जिसे हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। सेल्फ रेगुलेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, बिकॉज सेल्फ रेगुलेशन बहुत सारी चीजों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। सेल्फ रेगुलेशन का तात्पर्य या आत्म नियमन का तात्पर्य हमारे अपने व्यवहारों को संगठित और परिवीक्षण या मॉनिटर करने की योग्यता से, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है,
जैसे अगर हम लोग के ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं करे, है ना, कोई अगर हम लोग ऊपर ध्यान नहीं दे तो हम लोग मनमानी हो जाते हैं। तो हम लोग अभी क्या है, जिस एज में मतलब आप चल रहे हैं उस एज में आपके ऊपर आपके पेरेंट्स हैं, तो आप जब मनमानी करते हैं तो आपको रेगुलेट करते हैं, आपको डांट लगाते हैं, आपके जो फ्रीडम है उसको कम कर देते हैं, जो स्वतंत्रता आपको दे रखी है उसको कम कर देते हैं, तो आप क्या हो जाते हो, रेगुलेट होना शुरू कर देते हो। इससे रेगुलेटर नहीं होता। रेगुलेटर अगर रेगुलेशन नहीं हो तो आपको पता है सिलेंडर में इतना ब्लास्ट हो जाएगा, सिलेंडर तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी। इसी वजह से जो गैस सिलेंडर होता है उसमें रेगुलेटर एक लगा होता है, ताकि रेगुलेशन के साथ में एक सर्टन जो है एक रेट से उस गैस को रिलीज किया जा सके। उसी तरह से हम लोग के अंदर भी क्या हो, एक रेगुलेशन होना चाहिए। जिन लोगों में बाह्य पर्यावरण की मांगों के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है वह आत्म परिवीक्षण में उच्च होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, उनका आत्म जो परिवीक्षण है वो बहुत ही उच्च होता है। सेल्फ रेगुलेशन जिसका स्ट्रांग है, या इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, ये इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन में आपका आता है आत्मनियंत्रण। अगर आपका सेल्फ रेगुलेशन हाई है तो आप अपने आप का नियंत्रण अच्छा रख सकते हैं, जैसे कि आप व्रत रख सकते हैं या अपने आप को अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, या जो है किसी एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन शुरू की है तो उस पर पूरा आपका फोकस रहेगा। तो एक तरह से सेल्फ रेगुलेशन है, ठीक है। अपने व्यवहारों का पर्यवेक्षण और अपने खुद के व्यवहारों को आप ऑब्जर्व करते हो, अपने बिहेवियर को देखते हो, कहाँ से मेरा बिहेवियर सही है, कहाँ से गलत है, कहाँ सुधार करना है, ये सेल्फ रेगुलेशन के बेसिस से ही आता है। आत्म अनुदेश और अपने आप को इंस्ट्रक्शंस भी देते हो। जब आपका सेल्फ रेगुलेशन हाई होता है, आत्म नियमन जब आपका हाई होता है तो आप अपने आप को क्या देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, अनुदेश देते हो, समझाते हो, सही दिशा की तरफ लेके जाते हो। और फाइनली आता है आत्म प्रबलन, सेल्फ इन्फोर्समेंट। सेल्फ इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने आप को आपने कहा है कि बेटा अगर मेरा एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आता है, या जो है मैं स्कूल में टॉप करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करता हूँ, इंडिया में टॉप करता हूं, तो मैं अपने आप को कुछ सरप्राइज दूंगा या कुछ गिफ्ट दूंगा, खुद को दूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अभी इंडिया लेवल पे टॉप करने की बात नहीं, स्कूल लेवल पे टॉप करने की बात करें। मान लेते हैं अगर आपने अपने आप को एक इन्फॉर्मेंट दे रखा है ना, एक प्रॉब्लम दे रखा है कि अगर मैं स्कूल में टॉप किया मैंने तो मैं जाऊंगा अपने फ्रेंडों के साथ में मूवीज देखने, सबको मूवीज दिखाऊंगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, एक खुशी, एक अंदर से एक जो है एनफोर्समेंट की भावना यहां पर लाता है सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है संस्कृति एवं आत्म। अब संस्कृति एवं आत्म किस प्रकार से ये आपस में इंटरलिंक, हम इसको समझते हैं। कह रहा आत्म के अनेक पक्ष संस्कृति के उन विशिष्ट रूपों से जुड़े हुए होते हैं। अब जिस संस्कृति में पैदा होते हैं, जिस संस्कृति में पले और बढ़ते हैं, वो संस्कृति से, उस संस्कृति से हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और वही चीज हमको यहां पर देखने को मिल रही है। कह रहे हैं कि आत्म के अनेक पक्ष संस्कृति के उन विशिष्ट रूपों से जुड़े होते हुए प्रतीत होते हैं जिनमें एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, राइट। भारतीय संस्कृति या सांस्कृतिक संदर्भ में आत्म का विश्लेषण अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को स्पष्ट करता है। अगर हम उसको भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में देखें तो वो अनेक जो है महत्वपूर्ण पक्षों को क्या करेगा, क्लैरिफिकेशन देगा, स्पष्ट करेगा। जो पाश्चात्य, जो वेस्टर्न जो सांस्कृतिक उनका जो कल्चर है उनसे क्या होगा, काफी डिफरेंट होता है। जैसे कि देखो दो पिक्चर आपको दे रखा है यहां पर मैंने, और ये दोनों पिक्चर आपको काफी कुछ बताती है। पहला ये वाला जो कि आपका वेस्टर्न कल्चर्स को बताता है, वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य है, ये पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य है, ये आपका जो है इंडियन कल्चर, इंडियन परिप्रेक्ष्य है। ये इसमें एक तो आपका सेल्फ, एक आप स्वयं हो गया, मतलब सेल्फ आपका हो गया, एक व्यक्ति, मतलब आप स्वयं यहां पर आ सकते हैं। मैं आपको बना देता हूं, चाहे मेल है या फीमेल जो भी, ठीक है, एक आप यहां पर हो गए, राइट, ओके। तो आपका जो समूह है, जो सराउंडिंग है ना, जो सोशल है, इंडिया में क्या है, हम लोग सराउंडिंग के साथ में जो सोशल है हम उसको साथ में लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं, समाज को लेकर के। दैट्स मीन समाज में, सोशल में अपनी फैमिली आ जाएगी, अपना परिवार आ जाएगा और समाज का बाकी हिस्सा भी आ जाएगा, ठीक है। हम लोग उनका ध्यान देते हैं, उसको साथ में लेके चलते हैं। इसी वजह से इंडियंस लोगों के अंदर एक जो फैमिली बॉन्ड, एक जो कंबाइंड फैमिली का जो हमें दिखता है ना एक चलन, वो इंडिया के अंदर है कंबाइंड फैमिली का, ठीक है। नहीं तो कंबाइंड फैमिली आपको वेस्टर्न कल्चर में दिखाई नहीं देगी स्टूडेंट्स, वहां पर कंबाइंड फैमिली तो होती नहीं। वहां अपने मतलब बेटा मतलब पैदा होने के 2-4 दिन बाद उसको खुद उसका अलग बेडरूम बना देते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, जब तक बेटे की शादी हो जाने के बाद भी वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है, वहीं सोता है।
यहां तक हमने देखा है। ये क्या है, ये एक इंडियन कल्चर से हमें मिलता है। लेकिन इसके अंदर देख रहे हैं कि बिगिनिंग में यहां पर जब ये व्यक्ति इसके बचपन के बारे में बात करें तो इसकी देखो समूह से डिस्टेंस थोड़ी कम रहती है, मतलब थोड़ा पास रहता है। लेकिन जैसे 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 इसका समय बढ़ता है, जैसे जैसे आगे जाता है, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है, वैसे ये सोशल से ये दूरी इसकी बढ़ती चली जाती है। और देख लो फाइनली कितनी दूरी होती है। इसी वजह से कहा गया है कि जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं वहां पर अपने से कोई मतलब किसी से रखते नहीं, सब अपने अपने में रहते हैं। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपके घर क्या हो रहा है पड़ोसी को पता रहता है, आपके घर में क्या होने वाला है कल वही पड़ोसी को पता रहता है, पड़ोसी क्या पूरे गांव को पता रहता है। ठीक है, तो ये है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि काफी अच्छी चीज है। नेक्स्ट आपका आता है, यहां पर हम देखेंगे व्यक्तित्व का संप्रत्यय। अब कंसेप्ट यहां पर आएगा जो धारणा है व्यक्तित्व को लेकर के। मैंने आपको बताया था शुरू में, आपको पिक्चर्स मैंने आपको दिए थे कुछ एक्टर्स के, ठीक है, और उसके बेसिस में आपको क्वेश्चन बताया था। व्यक्तित्व का मतलब अब आपको यहां से क्लैरिफिकेशन मिलेगा, व्यक्तित्व बेसिकली किस तरह से काम करता है। ठीक है, व्यक्तित्व का सही मतलब क्या है हम उसको समझेंगे। व्यक्तित्व जिसे इंग्लिश में हम पर्सनालिटी कहते हैं, और पर्सनालिटी का अक्सर हम लोग मतलब ऐसा हम लगाते हैं कि यार जैसे ये लेडी है हमें बहुत अच्छी दिख रही है, सुंदर दिख रही है, तो हम बोलेंगे यार इसकी क्या पर्सनालिटी है। अब यहां पर देखो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, अ ब्यूटीफुल फेस इज नॉट एनफ टू टेल अबाउट द पर्सनालिटी। जो सुंदर चेहरा जो होता है वो सब कुछ नहीं बताता, पर्सनालिटी वो पर्याप्त नहीं होता पर्सनालिटी व्यक्तित्व को बताने में, क्योंकि इसके अंदर बहुत गंदगी हो सकती है। जैसे कि दीपिका पादुकोण के अंदर आपने देखा ड्रगिस्ट है ना, कितनी ज्यादा ड्रगिस्ट है वो, उसको लोगों ने फेमस किया है। कुछ लोग, कुछ गर्ल्स उसको आइडियल्स मानती है, कुछ बॉयज उसको पता नहीं क्या क्या मानते होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि हम लोग जो मूर्खतापूर्ण इस तरह से पर्सनालिटी जो करते रहते हैं, हमें पर्सनालिटी का मतलब जब नहीं पता होता तो सोचो कितनी गलत बात है, कितनी दुख की बात है कि हम कितने गलत एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, गलत तरह से इंस्पायर्ड हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है व्यक्तित्व को समझना। और इसी वजह से मैंने आपको बिगिनिंग में क्वेश्चंस पूछा था और मैंने केस भी दिया था। वो केस बहुत ज़्यादा रिसेंट, बहुत ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक है और बहुत ज़्यादा एक्चुअली वो इस मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में बेसिकली एक मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि परेशान करने वाली बात थी। SSR का, सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ उसको लेकर के। ठीक है, सो यहाँ पर व्यक्तित्व का अगर हम संप्रत्यय देखें तो कंसेप्ट इसका क्या है, व्यक्तित्व शब्द जो है प्रायः हमारे दैनिक चर्चा अथवा बातचीत में उपस्थित रहता है। हम लोग बोलते हैं उसकी पर्सनालिटी धमाल है, कमाल है, अच्छी है, अच्छी नहीं, इस तरह से। व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है। तो आप मत भूलना व्यक्तित्व निकल के कहां से आया है, ये लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया। पर्सोना का मतलब क्या होता है इसको समझिए। पर्सोना उस मुखौटे को कहते हैं, मुखौटे मतलब मास्क, आप समझ, इसके ऊपर जैसे मैंने मास्क लगा दिया, इसके ऊपर मैंने मास्क लगा दिया फॉर एग्जांपल शक्तिमान का या जो है स्पाइडरमैन का या किसी और का मैंने मास्क लगा दिया, हल्क का मास्क लगा दिया, किसी और का मास्क लगा दिया। ठीक है, ओके। सो यहां पर कह रहे हैं कि पर्सोना उस मुखौटे को कहते हैं जिसे अपनी मुख रूप सज्जा को बदलने के लिए रोमन नाटकों में अभिनेता उपयोग में लाते थे। मतलब रोमन के कलाकार वो क्या करते थे, वो जो भी उनका रोल होता था उसके रोल के अकॉर्डिंग वो जो है एक मुखौटा लगाते थे, लेकिन अंदर तो कुछ और होते थे, राइट। जिस मुखौटे को अभिनेता अपनाता था और जो वो मुखौटा मतलब जो जिस तरह से जो मुखौटा वो पहनता था उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता था, उसी के अनुरूप दर्शक उससे एक विशिष्ट भूमिका को निष्पादन की प्रत्याशा करते थे। ठीक है, अब यहां बात समझिए स्टूडेंट्स, पर्सोना जिसका मतलब एक मुखौटा होता है रोमन के नाटकों से, वहीं से लिया गया है पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी बेसिकली आपका पर्सोना का मतलब यहां पर उन्होंने ये बताया एक ऐसा मुखौटा जो रोमन के कलाकार वहां के अभिनेता उसको पहनते थे और अपने रोल के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग जब काम करते थे तो लोग जो है जिस प्रकार का वो मुखौटा पहनते थे उसी के अकॉर्डिंग उनको वो मानते थे कि वो इसी प्रकार से कुछ व्यवहार करेगा, उसकी प्रत्याशा उनकी उस प्रकार होती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनालिटी जो है जो बेसिकली हम लोग को लगता है वैसा कुछ होता नहीं, अंदर से वो बंदे कुछ और होते हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी सिर्फ और सिर्फ जो है सुंदर चेहरा या जो है
अच्छे कपड़े पहनने से हम उसको नहीं कह सकते कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। एक्चुअली वो मुखौटा होता है। वो क्या होता है? मुखौटा होता है। इससे ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है किसी भूमिका को जो व्यक्ति अव्यक्त कर रहा है वो वास्तव में उन गुणों को रखता भी हो। राइट? जिस भूमिका को वो व्यक्त कर रहा हो उन गुणों को वो रखता भी हो। जैसे अभी मैं कोई भी एक एग्जांपल लेके बता सकता हूं कि जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से दीपिका पादुकोण का अभी हमने देखा कि वो ड्रगिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे गलत कामों में इन्वॉल्व हैं वो, और लोगों के सामने कैसा मुखौटा रखती हैं वो, लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं, कुछ लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, कुछ लोग अपना पता नहीं अपना फेवरेट मानते हैं। राइट? तो ये क्या है? एक मुखौटा है, लेकिन एक्चुअली वो वैसे नहीं है। वो पूरा क्या है? दिखावा है स्टूडेंट्स। वो उनकी पर्सनालिटी नहीं है, उनका व्यक्तित्व नहीं है। ठीक है, समझ रहे ना? तो आई होप पर्सनालिटी का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। एक सामान्य जन के लिए व्यक्तित्व का तात्पर्य सामान्यतः व्यक्ति के शारीरिक और बाह्य रूप से होता है, लेकिन जो कि पूरी तरह से गलत होता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है तो हम ये मान लेते हैं कि वह व्यक्ति सौम्य व्यक्तित्व वाला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा गलत है। उसके अंदर कातिल छुपा होता है ना? ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो इस तरह से आई होप आप लोग पर्सनालिटी के बारे में समझ चुके होंगे। मनोवैज्ञानिक शब्दों में व्यक्तित्व या पर्सनालिटी से तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। राइट? तो मनोवैज्ञानिक लोग इसे किस तरह से लेते हैं? उसका तात्पर्य, पर्सनालिटी का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से, उन तौर तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्तियों, मतलब उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। ठीक है? जिस प्रकार से आप अनुक्रिया करते हैं वो बेसिकली आपका व्यक्तित्व कहलाता है। शब्दों जैसे कि शर्मीला होना, संवेदनशील होना, शांत होना, गंभीर होना, स्फूर्ति होना आदि आदि, ये सब क्या होते हैं? व्यक्तित्व को बताते हैं। ठीक है? सो व्यक्तित्व का मतलब आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर व्यक्तित्व को लेकर कुछ और विशेषता यहाँ पर लिख रखी है मैंने, आप इसको ही फोकस कर लीजिए ताकि आपको व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। संक्षेप में व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला पॉइंट आपका आता है, इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। राइट? और किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति क्या होती है? अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, मतलब वो फिक्स होती है, वो बदलती नहीं है। जैसा आपका व्यक्तित्व है वो साधारणतः वो फिक्स हो चुका होता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि वो बदला नहीं जा सकता, बदला जरूर जा सकता है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है? व्यक्तित्व के संबंध में कुछ शब्द हैं जैसे स्वभाव, विशेषक या शील गुण, है ना, स्ववृत्ति, चरित्र, आदत या मूल्य, ये सारे व्यक्तित्व को समझाते हैं। नेक्स्ट आपका जो कि लास्ट पॉइंट है, यहां पर हम देखेंगे व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम। और व्यक्तित्व को समझने के लिए अलग अलग उपागम होते हैं। मैंने इसको एक अलग वीडियो के अंडर में भी समझाया है। उपागम का मतलब यहां पर अप्रोच, अलग अलग अप्रोच के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? व्यक्तित्व को समझते हैं, है ना? तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ही फैमिली में एक ही भाई बहन, सगे भाई बहन या चाहे वो कजन है, उनके बीच हमें को बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई देता है। उनके व्यक्तित्व के अंदर, उनके पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई देता है। तो वो क्यों ऐसा होता है, कैसे ऐसा होता है, हम उस चीज को दो रूपों में बेसिकली समझेंगे। यहाँ पर 3 रूप हमने लिया है। तो सबसे पहले 2 मेन ये है जिसको आपको इनके बीच में डिफरेंसेस पता करना चाहिए। तो आज की जो ये क्लास इसके अंदर है, इसके अंदर डिफरेंसेस बताऊंगा, और इसका डिटेल वर्जन जो है मैंने अगली क्लास जब आपको नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा इस बूस्टर वीडियो का, तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में आपको डिफरेंसेस बता रहा हूं कि ये जो यहाँ पर इसके प्रमुख उपागम है वो कौन कौन से हैं। वो तो पहले आपका सबसे पहला नंबर आता है प्रारूप उपागम, दूसरा आता है विशेषक उपागम, और तीसरा आता है अंतःक्रियात्मक उपागम। तो इनके बीच में डिफरेंसेस आप समझ जाए। सबसे पहले ये होते क्या हैं, और खासकर जो है प्रारूप उपागम इसे टाइप अप्रोच कहते हैं, और विशेषक उपागम जिसे ट्रेट अप्रोच कहते हैं। इनके बीच में डिफरेंसेस समझे, उसके बाद जो है आप क्या करें, अंतःक्रियात्मक उपागम को फिर हम इसको देखते हैं, और इसका डिटेल स्टडी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है? सो यहाँ पर मैंने एक स्कूल लिया, स्कूल से मैंने जो है किसी एक ग्रेड को मैंने लिया। ग्रेड मतलब कोई एक क्लास, 12th क्लास सपोज करते हैं ले लिया, और 12th क्लास में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग जो हैं स्ट्रीम के बच्चे हो सकते हैं। जैसे साइंस का हो सकता है स्टूडेंट्स, कॉमर्स का हो सकता है, आर्ट्स का हो सकता है, और साइंस में फिर अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी हो सकता है, कॉमर्स में सेक्शन ए, सेक्शन बी हो सकता है, या हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे और ज़्यादा आपके हो सकते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी आपका यहाँ भी हो सकता है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप अप्रोच क्या होता है। टाइप अप्रोच का मतलब है व्यक्ति के परिप्रेक्ष व्यवहारपरक विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूपों का परीक्षण मानव व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो किस टाइप में आएगा, है ना, उसका व्यापक जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, उसको हम कहते हैं टाइप अप्रोच। क्या कहते हैं? टाइप अप्रोच। मतलब उसको टाइप दे करके उसको सेपरेट कर देना, उसको अलग कर देना। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? उसको इस्तेमाल लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बोला साइंस के बच्चे बाहर निकले, है ना, साइंस मीडियम के बच्चे, तो साइंस से बहुत प्रकार के बच्चे हैं, और साइंस में मैथ्स पढ़ने वाले भी हैं, साइंस में फिजिक्स पढ़ने वाले भी हैं, साइंस में केमिस्ट्री पढ़ने वाले भी हैं, साइंस में बायो पढ़ने वाले भी हैं। तो ये सारे साइंस के बच्चे बाहर आ जाएंगे। अब उसके अंदर ये एक व्यापक रूप है, एक टाइप अप्रोच है, लेकिन उसके अंदर उन साइंस के बच्चों के अंदर किसी को बहुत ज्यादा मैथ्स पसंद होगी, किसी को फिजिक्स ज्यादा पसंद होगी, किसी को केमिस्ट्री ज्यादा पसंद होगी, किसी को बायो ज्यादा पसंद होगी। तो ये जो मैंने साइंस बोला वो पूरा एक ग्रुप था, लेकिन अब मैं ये एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। उसकी पसंद, उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो एक विशेषक उपागम को बताता है, मतलब ट्रेट अप्रोच को बताता है, मतलब विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है। वो एक विशेष मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है। ये अप्रोच विशेषक उपागम, जिसे ट्रेट अप्रोच कहते हैं, ठीक है। और यही चीज मैंने यहां पर क्लैरिफिकेशन में आप सबके लिए ली है। मैंने यहां पर 3 स्तर के स्टूडेंट्स को लिया है, रिच फैमिली स्टूडेंट्स, मीडियम फैमिली स्टूडेंट्स एंड पुअर फैमिली स्टूडेंट्स। तो ये पहले जो यहां पर आपका आएगा, ये पूरा ग्रुप बन जाएगा रिच फैमिली स्टूडेंट्स का, एक पूरा ग्रुप है। अब रिच फैमिली स्टूडेंट्स वाले वो साइंस के भी हो सकते हैं, कॉमर्स के भी हो सकते हैं, आर्ट्स के भी हो सकते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ठीक है। और उस तरह से मीडियम फैमिली वाले साइंस कॉमर्स आर्ट्स, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ओके। पुअर फैमिली में उसी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। ये पूरा क्या है, ग्रुप है एक। अब देखो, एक ग्रुप मैंने यहां कर रखा है, ये मान लेते हैं लोअर परफॉर्मर जो है, इसे हम सेक्शन बी में रख देते हैं, सेक्शन बी में रख देते हैं। और ये जो ग्रुप है ये सेक्शन ए में, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने अपने स्ट्रीम में, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में। तो ये भी एक क्या है, ग्रुप है स्टूडेंट, जो कि सेक्शन ए के स्टूडेंट्स हैं, जो स्कोर करते हैं 70% से 90% या उससे अप, ठीक है। और ये 50-70% स्कोर करते हैं, सेक्शन बी के अंदर हमने इसको रखा है। तो ये क्या है, जब ब्रॉड व्यू को हम लोग लेते हैं तो उसे हम कहते हैं टाइप अप्रोच। जब किसी के व्यक्तित्व का हम एक बड़ा सा व्यू लेते हैं उसे टाइप अप्रोच कहते हैं। और उसके एलिमेंट को जो स्टडी करते हैं, उसके एक एक पार्ट्स को स्टडी करते हैं, तो वही आपका क्या होता है, ट्रेट अप्रोच होता है। एक एक विशेषता और एक गुणधर्मों को जो स्टडी करते हैं वो आपका ट्रेट अप्रोच होता है। जैसे अगर मैंने साइंस का लिया तो साइंस ये भी एक पूरा ग्रुप है, लेकिन साइंस के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल स्टूडेंट्स होंगे जो मैथ्स को पसंद कर रहे होंगे, कुछ फिजिक्स को पसंद कर रहे होंगे, कुछ केमिस्ट्री को। तो ये क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल जब आएगा इस तरह से। तो साइंस के अंदर बहुत तरह के बच्चे हैं, है ना। अब उन साइंस के बहुत तरह के बच्चों के अंदर जो मैथ्स पसंद करने वाले हैं, या जो फिजिक्स, या जो केमिस्ट्री, या जो बायो, वो कहलाएगा ट्रेट अप्रोच, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके बीच में डिफरेंसेस पता कर सकते हैं स्टूडेंट, जब हम स्मॉल एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम छोटे छोटे गुणों के बेसिस पे अगर हम उसके गुणधर्मों की स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपका विशेषक उपागम कहलाता है, राइट। और एक बड़े स्तर पर जब स्टडी कर रहे होते हैं तो आपका टाइप अप्रोच कहलाता है, ठीक। अंतः क्रियात्मक उपागम इसका जो लास्ट आता है, तो इसके बेसिस पे हम लोग पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को समझते हैं। इसके अनुसार स्थित परक विशेषताएं हमारे व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थित परक का मतलब जिस प्रकार की स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग व्यवहार करते हैं। लोग स्वतंत्र अथवा आश्रित प्रकार का व्यवहार करेंगे, यह उनके आंतरिक व्यक्तित्व के विशेषक पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। जैसे मान लेते एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है, ये अंदर से कैसा है उसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा व्यवहार नहीं करेगा, ये डिपेंड कराएगा वो बाहर की स्थितियां कैसी हैं, ठीक है। सीधा साधा बंदा भी बाहर की स्थिति के अकॉर्डिंग, कई बार आपने देखा होगा बंदा सीधा साधा है लेकिन बाहर की स्थिति के अकॉर्डिंग वो भड़क जाता है, समझ पा रहे हैं आप नहीं, उसका बिहेवियर पूरा बदल जाता है। आप उस चीज को उम्मीद में नहीं ले सकते जैसा वो कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसी स्थिति मिल गई और उसने कारनामा कर दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मैंने कहा सीधा साधा बंदा भी एक स्थिति मिलने के बाद कुछ ऐसा कर जाता है कि जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, एक पर्सन मान लेते हैं, ए नाम का कोई पर्सन है, वो उसको 3 स्थिति देता हूं। एक तो उसका मूवी हॉल, दूसरा आपको एक मंदिर में, मॉर्निंग मतलब पहले मंदिर देते यार, ये मंदिर है, ये मंदिर, दूसरा मूवीज देखने जाता है जब, और तीसरा यहाँ पर मान लेते हैं स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी, ठीक है, ये स्कूल कॉलेज, ठीक। सो ये 3 मैंने केसेस दिया, मंदिर, मूवीज, स्कूल। अब ये जो बंदा है जब मंदिर जाएगा तो उसका व्यवहार पूरी तरह से चेंज रहेगा, पूरी तरह डिफरेंट रहेगा, अलग स्टाइल से व्यवहार करेगा, अलग तरीके से व्यवहार करेगा, बिकॉज उसका सराउंडिंग, उसका जो स्थिति है, स्थिर परक, उसका जो जिस तरह से उसको मतलब उसके सर्कमस्टांस है उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करने की कोशिश करेगा, है ना। अंदर से शायद वैसा नहीं हो,
लेकिन बनाएगा अपने आप को उसी तरह से। जब मूवीज हॉल में जाएगा उसका व्यवहार पूरी तरह से यहाँ से बदलता हुआ रहेगा, और जब स्कूल में जाएगा तो फिर पूरी तस्वीर बदल जाएगा। इसी बंदे को अगर मैं भेज दूं कहाँ पर, इसको अगर मैं कोर्ट भेज दूं या बाजार भेज दूं, है ना, मार्केट भेज दूं, इसका बंदे का फिर व्यवहार बदल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो बाहर की स्थितियां होती है वो व्यक्तित्व को बेसिकली प्रभावित करती रहती हैं। तो सब कुछ इंटरेक्शनल अप्रोच के बेसिस पर हम नहीं ले सकते, अंतः क्रियात्मक उपागम के ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं करता, बाहर की स्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस, ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। अगली जो वीडियो बनेगी इसका पार्ट बी जो आपको बनेगा बूस्टर वीडियो का, बिकॉज आज की वीडियो मैंने यहाँ तक मैंने टाइप अप्रोच तक, दैट्स मीन पर्सनालिटी को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन कौन से होते हैं, मैंने उसके बीच में डिफरेंसेस मैंने बताए हैं। और नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं एलोबरेट करके बताऊंगा। और आप सबसे आखिरी में कहूंगा स्टूडेंट्स, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, 12 से 13 घंटे खाली इस PDF को बनाने में लगता है। जो मैंने इतना बना के आपको दिखा रहा हूँ ना, 12 से 13 घंटे लगते हैं स्टूडेंट्स कम से कम इसको सेपरेट ऑर्डर में बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप जो है अपने फ्रेंडों तक शेयर किया करो, मेरी इतनी मेहनत को अपने दोस्तों तक पहुँचाया करो। ये मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड करो ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, इसका B पार्ट और C पार्ट मैं बहुत जल्द से जल्द ले आऊँगा और 3rd चैप्टर में स्टार्ट कर दूंगा ताकि 3rd चैप्टर आप स्टडी करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो चैप्टर हो चुके हैं प्लीज़ आप उनको देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, उन वीडियोज़ को देखिए। सो आज आपने कवर किया है क्लास 12 की साइकोलॉजी, चैप्टर नंबर 2 हिंदी मीडियम, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट हो सकती है BEd CET यूपी टैट के लिए, MP टैट के लिए, बिहार टैट और DSSB और BEd जैसे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जो कि एक बूस्टर वीडियो थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सबको अपना ध्यान रखना है। टिल देन यू हैव टू टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।